चैप्टर नंबर 13 के 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। देखो कि 4 अर्धायु के पश्चात, मतलब कि 4 बार टी हाफ हुआ है, एक बार टी हाफ, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे करके 4 बार टी हाफ होगा और किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा शेष बचेगी। मतलब कोई पार्टिकल है, उसका पहले जब टी हाफ होगा तो पार्टिकल पहले का आधा बचेगा, यानी कि 50%, फिर बाद में उसको फिर आधा करेंगे, फिर उसको फिर आधा करेंगे, ऐसे करके 4 बार इसका टी हाफ आएगा। तो कितना परसेंट चीज़ बचने वाली है, ये चीज़ पूछिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि 4 बार टी हाफ है, 4 बार टी हाफ यानी कि जो टाइम दे रखा है, जो टाइम है वो टोटल 4 टी हाफ के बराबर है। ठीक, और नंबर ऑफ परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट बचेगा। देखो परसेंट से पहले जो है एन बाई एन नॉट वाला एक फॉर्मूला होता है कि पार्टिकल जितना बचा है उसे ऊपर, और एन नॉट का मतलब होता है जितना भी शुरू में था टोटल, ये पूरा बराबर होता है 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ के। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/2 का 1/2 रहेगा और टाइम की जगह पर आ जाएगा 4 बार टी हाफ आ रहा है। ठीक, कितना टाइम लग रहा है, 4 बार टी हाफ, और नीचे लिखा था टी हाफ। टी हाफ से टी हाफ कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचेगा 1/2 की होल पावर 4, यानी कि बचने वाला है 1/16। चाहिए ये क्वेश्चन में क्या है, एन बाई एन नॉट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि नीचे लिखा जाता है टोटल, ऊपर लिखता है कितना बचा हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अभी जो आंसर आया वो एन बाई एन नॉट का आ गया, ये चीज़, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में तो परसेंट आ जाएगा। एन बाई एन नॉट का मल्टीप्लाई अगर 100 के साथ में कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 1/16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ में, आंसर आ जाएगा 6.25%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से, देखो 1 मिलीग्राम ये वेट दे रखा है, द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है मास का डिफेक्ट। तो 1 मिलीग्राम मास डिफेक्ट हुआ है, तो अगर मास डिफेक्ट होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो एनर्जी के रूप में निकल जाता है। तो वो एनर्जी पूछे कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो देखो ऐसा है कि मास की जगह पर दे रखा है डेल्टा एम, यानी कि मास का जो डिफेक्ट हुआ है वो 1 मिलीग्राम है। पहले बात तो मिलीग्राम को चेंज करना पड़ेगा ग्राम केजी में। ठीक है, तो पहले से जब ग्राम में चेंज करेंगे उसके बाद फिर बाद में केजी में चेंज करेंगे, तो टोटल जो है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और 1 है तो 1 का साथ मल्टीप्लाई करके वही आ जाता है। एनर्जी पूछा है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इजक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। सही है, और डेल्टा ई इजक्वल टू डेल्टा एम की जगह पर आएगा 10⁻⁻6। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 3 × 10⁸। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, उधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है 9 × 10⁻16। ठीक है, तो डेल्टा ई इजक्वल टू, देखो 9 को पहले लिख दो, 10⁻−16 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो बचने वाला 10⁻+10, और आंसर आने वाला है जूल में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसका वो इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, वो समीकरण लिखना है जिसके अंदर पता चले कि तुमने कोई प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज के लिए जो इक्वेशन थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, वो ऐसा था कि जो न्यूट्रॉन था, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। इस पे जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं, अल्फा पार्टिकल नीचे होता है एटॉमिक नंबर 4, और मास नंबर मतलब 4 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, यानी कि हीलियम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन नाम का पार्टिकल बन जाता है, और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 होगा और मास नंबर 17 था, इसका आइसोटोप है। ठीक है, और प्लस में एक चीज़ निकलती है उसे कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की ये इक्वेशन है जो कि तुम्हें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्या दे रखी है, यानी कि 2 न्यूक्लियस है, उनका मास नंबर यानी कि ए पता है और ए का रेशो है। अच्छा, पहले वाले को कहेंगे A1, अगले वाले का नाम होगा A2, इनके रेशो का मतलब हो जाएगा A1/A2, जो कि दे रखा है 1:8 का। ठीक है, और उसके नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या सीन है कि एटॉमिक मास का जो है वो रेशो पता है A1/A2 इक्वल टू 1/8 के बराबर है, और उसकी रेडियस का रेशो पूछा है। तो रेडियस का और इनके बीच में जो रिलेशन था वो ऐसा था कि जो R होता है वो बराबर होता है R0 A⁻1/3। R0 एक कांस्टेंट है, जैसे कि अगर R1 की बात करेंगे तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, R0 उसके लिए सेम है, और जब R2 की बात करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा A2⁻1/3। जब दोनों को डिवाइड करोगे R1/R2, यही रेशो पूछा है, तो यहाँ पर R0 कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर बचेगा A1/A2 की होल पावर 1/3, क्योंकि 1/3 इसके पास भी, यानी कि होल 3 कर दो, और 1/3 इसका क्या दे रखा है, 1/8 दे रखा है, 1/8 की होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 पेयर में से एक बंदा बाहर आता है, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब रूट है, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार आएगा, उसमें से एक बार 2 बार आ जाएगा। तो जो रेशो होने वाला है R1:R2 का वो हो जाएगा 1:2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु जो है वो 693 ईयर्स है, यानी कि आधा साल उसका 693 दे रखा है। ठीक, इसकी 6 नियतांक पूछा है। देखो 6 का मतलब होता है डीके,
और नियतांक का मतलब कांस्टेंट, यानी कि डीके कांस्टेंट पूछ रहा है। और डीके कांस्टेंट किसे कहते हैं, वो लैम्डा को कहते हैं। ठीक है, तो लैम्डा पूछ रहा है और टी हाफ अपने को मालूम है। तो देखो ऐसा है कि टी हाफ बराबर 693 ईयर्स है और लैम्डा के बारे में पूछा है। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन था वो ऐसा होता है कि जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा 0.693 डिवाइडेड बाई में टी हाफ के। देखो ऊपर तो 0.693 ये तो लिखा ही जाएगा, कांस्टेंट वाली बात है। डिवाइडेड बाई जो टी हाफ दिया है वो भी इत्तेफाक से कितना दिया है, 693। अब यहाँ से अगर पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बनेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1 2 3 जीरो बना दो। ये 693 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे लिखा हुआ है 1000। और लैम्डा बराबर कितना होने वाला है, 0.1 2 और 3 के बाद पीछे से पॉइंट लगा दिया। और क्योंकि नीचे ईयर था तो जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा ईयर का इन्वर्स। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में परिवर्तन का समीकरण लिखना है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक रिएक्शन होती है, उसे कहते हैं डीके होता है, उसे कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके की तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम्हें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने की इक्वेशन लिखनी है, उसे क्या कहेंगे, बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन था पहले, उसका मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 0 होता है, और प्रोटॉन पे लिखते हैं 1 और 1। ठीक है, चार्ज 1 का है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। इसका मास 1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस का 1 होता है तभी यहाँ पर 1 लिखा है, और ऊपर उसका मास नंबर 1 है। क्योंकि बीटा निगेटिव डी के है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल देना और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। बस ये इक्वेशन ही पूछी थी क्वेश्चन में, और कुछ रमल नहीं पूछा, तो बस ही छोड़ देना। नंबर 11 देखो क्या है कि एक नाभिक है जिसका नाम X है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका मास नंबर A है। उसमें से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। समझ रहे हो, मतलब कि एक न्यूक्लियस था, उसमें से अल्फा कण निकल गया और बीटा निकल गया। उत्सर्जित का मतलब है निकलना। ठीक, 2 पार्टिकल्स निकल गए उसके अंदर से, यानी कि जो न्यूक्लियस है पहले से कम होने वाला है। तो उत्सर्जन के बाद जो नया न्यूक्लियस बनेगा, नए वाले न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, क्या होगा, उसे बताना है। ठीक है, तो देखो एक एलिमेंट है जो कि X है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। इसमें से करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले तो एक अल्फा पार्टिकल को जो है डीके कर देना है और साथ में एक बीटा पार्टिकल को डीके करना है। देखो अल्फा पार्टिकल था कौन, वो था हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 लिख देना और मास नंबर 4 लिख देना। बीटा में क्या होता है, बीटा पे एक चार्ज होता है -1 का, तो नीचे लिख दो -1, और इसका मास जो होता है वो 0 होता है क्योंकि एनर्जी टाइप की निकल रही होती है। और प्लस में क्या होगा, एक वाई वाला एक एलिमेंट बन जाएगा। ये कौन था, ये था पेरेंट न्यूक्लियाई और ये बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई की इक्वेशन को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी टोटल जोड़ के A आना चाहिए। तो मास नंबर की जगह पर लिखना पड़ेगा A-4। जब A-4 लिखोगे तो ऊपर क्या बनना है, A-4 प्लस का 0 और प्लस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा A। तो इक्वेशन बराबर हो गई। नीचे देखो, नीचे यहाँ पर Z है तो यहाँ भी Z कर लो। अब गिनतियाँ बराबर करते हैं। देखो यहाँ पर Z के साथ में कोई गिनती नहीं है तो यहाँ पर टोटल आंसर 0 बनना चाहिए सबको गिनतियों को जोड़ के। तो 2 - 1 मतलब कितना बचा, 1। अब 1 को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 लाना पड़ेगा। ठीक, तो Z -1 कर देना नीचे। अब सबको जोड़ के देख लो, नीचे देखो 2 लिखा है, -1 और इधर है -1, तो -1 हो जाएगा 2, और 2 - 2 का मतलब क्या होने वाला है, 0। ठीक, फिर क्या बचेगा, इधर भी Z बचेगा, इधर भी Z बचेगा, सेम ऊपर है। ठीक, इक्वेशन बराबर करते हैं और ये इक्वेशन हो जाएगी कि जो वाई वाला न्यूक्लियाई बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी अर्धायु यानी कि उसका टी हाफ जो है वो 8 साल का है। ठीक, 8 साल बाद वो आधा बचेगा। कितने समय बाद पदार्थ विघटित होकर प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा कि जो प्रोडक्ट है यानी कि जो कुछ है वो पहले जो शुरू में था उसका 1/4 बचेगा। विघटित का मतलब है टूटना, टूटने के बाद 1/4 बचेगा। यानी कि देखो ऐसा है कि टी हाफ बराबर 8 साल का है। टाइम पूछा है जब n बराबर n0/4 हो जाए। n का मतलब है कि कितना बचा है, तो वो n0/4 हो जाए। n0 का मतलब शुरू में जितना था उसका 4 टाइम्स होने वाला है, डिवाइड करके 4 कर दो। ठीक है, तो यार फॉर्मूला क्या लगने वाला है कि देखो टाइम पूछा है, टी हाफ दे रखा है, n और n0 की वैल्यू है, तो वो जो बताया था कि n/n0 ये बराबर होता है 1/2 की होल पावर t/t हाफ। सही है, n का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने बचे हैं, बचे कितने, n0/4। इसकी जगह लिख देना n0/4 और नीचे n0 पहले से था, बराबर में लिखा हुआ है 1/2 की होल पावर t/t हाफ। टी हाफ की जगह पर कितना है, 8। सही है,
एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/2 की होल पावर 2, यानी कि 1/4 होने वाला है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर t/8। ये करा क्यों है, क्योंकि सामने बेस और बेस अगर सेम होते हैं तो पावरें भी आपस में बराबर होती हैं, यानी कि जो 2 है वो बराबर हो जाएगा t/8 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, टाइम बराबर आ जाएगा 16 ईयर्स। बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म बताना है। देखो सम का मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉनिक मतलब कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे आती है कि ऊपर वाली गिनती में से नीचे वाली गिनती को माइनस कर दो, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचने वाला है 8। तो कार्बन में बच रहा है 8, पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है 8 बच रहा है। नाइट्रोजन में देखना 13 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो दोनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, जिनमें दोनों वैल्यू सेम होंगी वो सब न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम। तो इसमें कार्बन में देखो कि जब 14 में से 6 को माइनस करोगे तो बचने वाला है अगेन 8। व ऑक्सीजन में देखना जब 16 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में 8 और 8 बच रहा है, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी सम न्यूट्रॉनिक। आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि MCQ वाला ऑप्शन है तो एक ही सही होगा बस। नंबर 16 में दे रखा है कि PO का एटॉमिक नंबर 84 है और मास नंबर है 210। उसके नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या अगेन क्या बताया था, जो ऊपर वाली गिनती होती है उसे क्या कहते हैं A, और नीचे वाली गिनती को कहते हैं Z। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है तो तुम्हें A में से Z को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। A की जगह पर है 210 और Z की जगह पर है 84, दोनों को माइनस करके बचने वाला है 126। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 126। नंबर 17 दे रखा है कि कण जो यूरेनियम है 92 एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर है 238। उसके अंदर तुमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये पूछा है। तो देखो यूरेनियम है, यूरेनियम में जो नीचे लिखा होता है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसे जेड कहते हैं। और जेड से पता चलता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 92, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 92। और जो आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें तुम्हें A माइनस जेड करना है। A का मतलब क्या था, ऊपर का मास नंबर, ठीक है। A माइनस जेड करना है, A की जगह पर हो जाएगा 238, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 92 को, तो माइनस करके आंसर आ जाएगा 146। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 146, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है ये, इसमें x कौन है ये पूछा है। तो इक्वेशन को तुम्हें सिंपल से बराबर करना है, बस इक्वेशन बराबर कर दो x के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो ये चीज़ है इसमें इक्वल की तरह बिहेव करो, तो जितना ऊपर होगा ये से 14 और 1 को जोड़ के 15 हो रहा है, तो ऊपर यहाँ भी जोड़ के कितना होना चाहिए 15। तो यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, दोनों को जोड़ के 15 हो रहा है। यहाँ पर 0 और 7 को जोड़ के 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1। और 1 जो लिखा होता है वो प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में ऊपर भी 1 होता है नीचे भी 1 होता है, मास नंबर उसका चार्ज दोनों 1 होता है, तो यानी कि जो x था वो प्रोटॉन था। देखो क्वेश्चन नंबर 24, उसमें कह रहा है कि नाभिकों यानी कि 2 न्यूक्लियस है, एक तो एल्युमिनियम का और एक टेल्यूरियम का, उन दोनों के जो नाभिक है न्यूक्लियस उनकी त्रिज्या का तुमसे रेशो पूछा है, दोनों की रेडियस पूछी है न्यूक्लियस का। और यदि एल्युमिनियम की जो त्रिज्या है वो 3.6 फर्मी है, फर्मी का अलग होता है FM, तो उसकी टेल्यूरियम की तुमसे त्रिज्या पूछी है कितनी होगी। तो देखो ऐसा है कि रेडियस का पहले तो रेशो भी पूछा है, दोनों का रेशो पहले बाद में आएगा, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जो रेडियस का फॉर्मूला था वो था R=R0 1/3, सही है। जब RAL/RT निकालोगे तो R0 पहले कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ फॉर्मूला लगना है, तो ऊपर हो जाएगा A/A, ठीक। ऊपर वाला A किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, और नीचे वाला T के लिए। इसका भी होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, मतलब कि इस पूरे का आ जाएगा 1/3, ठीक है। एल्युमिनियम का जो मास नंबर है वो है 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 125, और इस पूरे की होल पावर है 1/3। क्यूब रूट बनाना है, तो जो 27 होता है वो 3 का क्यूब रूट होता है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब रूट है, ठीक है। क्योंकि देखो 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 हो जाएगा, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 हो जाएगा, तो 3/5 आ रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या है कि एल्युमिनियम की रेडियस पता है, इसकी पूछिए। तो एल्युमिनियम की कितनी दे रखी है 3.6, नीचे रेडियस ऑफ T के बारे में पूछा है, और बराबर में लिखा है 3/5। सामने सामने गिनती कट जाएगी, 3 1 3, 3 1 3, पॉइंट का पॉइंट और 3 दूनी 6, यानी कि 1.2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 का 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.0, और बराबर में हो जाएगा रेडियस ऑफ T। तो यानी कि रेडियस ऑफ T आ रहा है 6.0, या तुम सीधा कह सकते हो कि 6 फर्मी। फर्मी का मतलब क्या होता है FM। अब अगर रेशो अगर निकालना है दोनों का RAL/RT का, तो AL की जो रेडियस आई थी वो थी 3.6, और जो इसकी थी वो थी 6। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा
या सीधा 6 से कैंसिल कर दें, 6×6 = 36 और नीचे आ जाएगा 10, दोबारा 3 की टेबल से, 2 की टेबल से, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 5, तो 3/5 रेशो हो जाएगा। दरअसल वो रेशो यहीं पर दिख गया था, ठीक, तो अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि रेशो यहीं पर आ गया इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या क्वेश्चन में, देखो है लिखा कुछ नहीं है लेकिन निकालना बहुत कुछ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदल दिया जाए, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है, उस पूरे इलेक्ट्रॉन को खत्म करके जितना भी उसका मास था उसे कन्वर्ट करके एनर्जी में कर दिया, ठीक। और जब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E=mc²। एम का मतलब जो भी मास है उसे कन्वर्ट करो, सी से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आएगी, सही है। अब क्वेश्चन में आंसर जो देना है तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो इतना होता है और तुम्हें क्या करना है, इसी को कन्वर्ट कर देना है एनर्जी में। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, mc²। मास की जगह पर आ जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31 और c² की जगह आ जाएगा 9×10⁻16, ठीक। 3×10⁸ का स्क्वायर करके आ जाएगा। अब ये जो आंसर आने वाला है जूल में आएगा। अब जूल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19। समझ रहे हो कि अगर कभी भी जूल को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक, तो करना क्या, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा इससे 1.6 × 10⁻⁻19 से। और कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाओगे तो मल्टीप्लाई कर देना 1.6 × 10⁻⁻19 से, ठीक है। अभी भी बात क्या है कि क्वेश्चन में कहा था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अभी जो आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अब मेगा में कन्वर्ट करने के लिए इसे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 10⁶ के साथ। 10⁶ का मतलब होता है मेगा। अब ये जो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि गिनतियाँ एक पास ले आते हैं, तो 9.1 मल्टीप्लाई में 9 और डिवाइडेड बाई 1.6 और 10 की पावर क्या होगी, 10⁻⁻31 प्लस का 16 प्लस का 19 माइनस का 6, ठीक। तो इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 4.9 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2। 4.9 लगभग आसपास 5 के हो रहा है, तो 5×10⁻⁻2 कर दो और -2 का मतलब क्या है कि पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आंसर हो जाएगा 0.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27 क्या है कि यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति जो है, द्रव्यमान क्षति का मतलब कि जो मास डिफेक्ट हो रहा है डेल्टा एम, उसकी वैल्यू है 10⁻⁻6 kg, तो उसकी बंधन ऊर्जा के बारे में बताना है। और बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जो निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, सही है। तो देखो किलो में दे रखा है आंसर, तो जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। पहले तो एनर्जी होगी कैसे, जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था वो था Δmc², ठीक है। तो डेल्टा एम की जगह पर आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू सी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9×10⁻16, ठीक है। अब ऊपर होने वाला है 9×10⁻10। अब ये जो आंसर आया किस में आया है, जूल में। अब जब जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो चेंज करने के लिए इसे डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ में, तो 9 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 होने वाला है, तो वो तो हो जाएगा 29 और जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। पॉइंट को हटा के ऊपर 0 बनना है, 90 को 16 से घटाना है, तो डिवाइड करके इसका आंसर आने वाला है लगभग 5.6 के आसपास आएगा इंटू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम के नाभिक के लिए जो द्रव्यमान क्षति है, यानी कि देखो हीलियम का आइटम था, उसका जो न्यूक्लियस था उसने अपने मास को कुछ कम करा, पहले पार्टिकल अलग अलग थे, दोनों को जोड़ के हीलियम बना दिया, तो जो मास में डिफेक्ट आया वो 0.0304 mu के बराबर है, ठीक है। और हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये चीज़ पूछी है। अब इसे कैसे निकालेंगे समझ लो। तो देखो डेल्टा एम दे रखा है, मास डिफेक्ट दे रखा है, पहले तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Δmc², तो हो जाएगा Δmc का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ है, देखो बताया था मैंने कि अगर डेल्टा एम की वैल्यू अगर mu में है तो c² रखने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्या करना है तुम्हें, जो डेल्टा एम है उसका मल्टीप्लाई कर देना 931.5 के साथ में, और जो आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है वो आ जाएगी 283, फिर इसके बाद भी होने वाला है 0.024, लेकिन 0.024 लगभग 283 के आसपास हो जाएगा, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में कहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी है, यानी कि हर एक न्यूक्लियन के पास कितनी आएगी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है टोटल है, मतलब कि सारे न्यूक्लियंस के लिए। अब बात हो रही थी हीलियम के लिए, तो हीलियम में टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं, 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक। तो हर एक के पास कितनी आएगी, देखो बाइंडिंग एनर्जी को ऊपर लिख देते हैं, 283 डिवाइडेड बाई में कर दो 4, यानी कि 4 का मतलब सबको बांट दो। बांटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 70.75
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक बंदे के पास इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दो रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, ए और बी उनका नाम कर दिया। दोनों की जो अर्धायु है वो क्रमशः 1 घंटा और 4 घंटा है। दोनों की जो हाफ लाइफ है वो 1 और 4, दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है। यदि प्रारंभ में ए तथा बी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या समान हो, समझ रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग में ऐसा था जो ए और बी था वो शुरू में दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो सेम थे, परमाणु सेम थे दोनों में, ठीक है। एन नॉट की जो वैल्यू होती है वो शुरू में दोनों के लिए सेम थी, एन नॉट ए के लिए, एन नॉट बी के लिए सेम। और 4 घंटे बाद क्या होगा कि ये टूटना शुरू करेंगे, टूटते टूटते देखो पहले वाले बंदे की हाफ लाइफ 1 है 1 घंटा, तो 1 घंटे बाद वो आधा हो जाएगा, अगले वाले की 4 घंटे बाद आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों की 4 घंटे बाद जो सक्रियता होगी, सक्रियता समझ रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिविटी, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या अनुपात होगा, ये चीज़ पूछी है, ठीक है। तो देखो बात है कि पूरा फ्लो चलेगा। बात है कि टी हाफ ऑफ ए का 1 घंटे का है, टी हाफ ऑफ बी इजकल टू 4 घंटा। नंबर ऑफ ए जो थे, नंबर ऑफ पार्टिकल शुरू में जो थे ए के और बी के, वो दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल 4 घंटे बाद बचेंगे कितने कितने लोगों के पास, ठीक है। तो ए के पास कितने बचेंगे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एन बाई एन नॉट कर दो, ये चीज़ इक्वल टू होती है 1/2 और टी बाई टी हाफ के, ठीक है। और पहले किसके लिए निकाल ले, पहले निकाल लेते हैं ए के लिए, ठीक है। एन कितना है, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो बचे हैं वही तो पता करना है, इसे एन ए कह देते हैं, डिवाइडेड बाई एन नॉट, दोनों के लिए सेम है तो एन नॉट को एन ई नॉट रख दो, 1/2। और टाइम कितना कर रहा है 4 घंटे बाद, और ए का जो टी हाफ है, ए की बात कर रहे हो, ए का जो टी हाफ है वो 1 घंटा है, तो नीचे 1 आ जाएगा, 1/4 की पावर 4 कर दो तो 1/16 हो जाएगा। यानी कि जो एन ए है वो एन नॉट का 16 टाइम्स कम हो गया, ठीक है, एन नॉट बाई 16 हो गया। तो ये एन ए आ गया बिल्कुल सेम। एन बी निकाल लो, एन बी, ये बी के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ, सही है। अब देखो एन बी तो पता करना है, एन नॉट दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल टू 1/2, और टाइम कितना कह रहा है 4 घंटे बाद, और जो बी वाले बंदे का जो टी हाफ था वो 4 घंटा है, तो टी हाफ की जगह पे आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, आंसर बचेगा 1/2। यानी कि जो एन बी है वो आने वाला है एन नॉट बाई 2, यानी कि आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुमसे पूछा है सक्रियता यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेशो पूछा है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ए सी, एक्टिवेशन एनर्जी वो लैम्डा इंटू एन के बराबर होती है। लैम्डा का मतलब होता है डी के कॉन्स्टेंट, ठीक, लैम्डा इंटू एन के बराबर है। अब ये कैसे निकालने वाले भाई साहब, तो ऐसा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ए के लिए जब निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, पहले तो ए के लिए निकाल लेते हैं, तो उसमें लैम्डा किसका लिखा जाएगा, ए का, और जो एन लिखा जाएगा वो भी किसका होगा, ए का। तो देखो एन ए तो निकाल चुके हो, लैम्डा ए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो डी के कॉन्स्टेंट होगा वो अलग अलग होगा। डी के कॉन्स्टेंट टाइम वाले टाइम से कैसे निकालते हैं, जो लैम्डा होता है ये चीज़ बराबर होती है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ के, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक। लैम्डा अगर ए का निकालोगे तो टाइम भी किसका रखोगे, टी हाफ ए का रखेंगे, और ए का टी हाफ कितना था 1 घंटा, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1 घंटा, तो ये चीज़ आ गया लैम्डा ए। और जब लैम्डा बी निकालेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ इस टाइम किसका होगा, बी का। बी का जो टी हाफ था वो कितना था 4 घंटे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे, तो लैम्डा ए लैम्डा बी भी आ गया। अब जब रेशो पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी ए के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी बी के लिए, तो नीचे लैम्डा भी हो जाएगा लैम्डा बी का और एन बी का, ठीक है। एक्टिवेशन ए बाई एक्टिवेशन बी इज इक्वल टू लैम्डा ए की जगह पर क्या आने वाला है 0.693 डिवाइडेड बाई में है 1, ठीक, और मल्टीप्लाई में लैम्डा बी की जगह क्या लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई में आएगा 4, और वो 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये लैम्डा रख दिया। फिर एन ए कितना है, एन ए है एन नॉट बाई 16, और एन बी कितना है, एन बी ये चीज़ नीचे लिखेंगे, ठीक, वो दे रखा है एन नॉट बाई 2, और बाई 2 जो है ऊपर चला जाएगा, एन नॉट कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी ऊपर 8 हो रहा है, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेशियो है 1/2, तो 1:2 भी कह सकते हैं ये आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फोटोन है, गामा फोटोन के लुप्त होने पर इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। समझना, एक गामा फोटोन था वो ऐसे करके ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पे 2 चीज़ उसमें से निकली, एक निकला इलेक्ट्रॉन और एक निकला पॉजिट्रॉन, 2 चीज़ें निकली और वो गामा वाला लुप्त हो गया, यानी कि गायब हो गया, यानी कि ये लुप्त हो गया, टोटल एनर्जी अपनी बांट देगा दोनों के अंदर। अब जब दोनों लोग निकलेंगे साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर भी निकलेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी पूरे युग्म की, मतलब कि दोनों की है, जो दोनों की एनर्जी है वो टोटल है 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो।
यानी कि गामा फोटोन को क्या लगा होगा, पहले तो जो वो टूटेगा तो टूटने पर दो लोगों पे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दोनों के पास अलग अलग, और साथ में दोनों को काइनेटिक एनर्जी भी देगा। तो गामा की जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास होगा उसके बराबर होगा, और साथ में उनको काइनेटिक एनर्जी जो दी उसके बराबर होगा। यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन, ये चीज़ किस में लग गई, ये लगी है देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की विराम वाला, विराम मतलब जब ये रेस्ट में थे इनकी रेस्ट एनर्जी में, और प्लस में इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें, जब इन सारी एनर्जी को जोड़ोगे तो वो एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि फोटोन ने अपनी एनर्जी इन सबको ट्रांसफर करी है। तो देखो ऐसा है कि दोनों का जो मास होगा, रेस्ट मास दोनों का जो होगा सेम है दोनों का, क्योंकि पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस का है बस है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन की तरह का, उसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, तो दोनों के मास सेम है। यानी कि इनकी जो रुके हुए जब थे इनका रेस्ट मास जो होगा वो वही होगा, उनकी जो रेस्ट एनर्जी होने वाली है उसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखेंगे, mc²। m की जगह मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg मल्टीप्लाई में c² मतलब कि 9 इंटू 10 की पावर 16। इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 81.9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का 15 जूल। ठीक है, ये रेस्ट मास है किसका, किसी एक बंदे का, खाली एक बंदे का। जब दोनों का निकालोगे पूरे कपल का या पूरे पेयर का, तो पेयर का जो रेस्ट मास है, रेस्ट एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना 281.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। अभी जो ये रेस्ट मास है किसमें, जूल में, कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जो मास होगा उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के साथ में। आंसर हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, और साथ में 10 की पावर 6 भी कर देना। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो कि रेस्ट मास दोनों के पता चल गए, तो दोनों में कितनी एनर्जी लगी ये पता चलेगी, और काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों की एनर्जी को जोड़ दो, जो टोटल एनर्जी होगी वो गामा की एनर्जी हो जाएगी। तो गामा की एनर्जी पूछिए, तो फोटोन की जो एनर्जी होगी उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो पेयर की एनर्जी है उसमें जोड़ दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है 0.90, आंसर आ जाएगा 1.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस आंसर हो जाएगा। नंबर 6 देखो क्या है कि एक दी गई विखंडन प्रक्रिया, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें फ्यूजन हो रहा है, ठीक, फिशन हो रहा है, और उसमें जो है क्यू वैल्यू कुछ निकलने वाली, क्यू कुछ में एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी के बारे में पूछा है। तो देखो यूरेनियम पे जब एक न्यूट्रॉन पड़ेगा तो Xc बना, Sr बना और 2 न्यूट्रॉन निकले, तो सबके मास दे रखे हैं, सब कुछ एमयू में दे रखा है। ठीक है, और एक एमयू जो होता है वो 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यूज़ करना है, क्वेश्चन में कह रहा है। अगर ना कहता तो क्या करते, 931.5 का इस्तेमाल करते। सही है, अब करना क्या है, देखो प्रोसेस समझना क्या है। इक्वेशन ये रही, अब इक्वेशन में तुम्हें एनर्जी निकालनी है, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा mc²। पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं, डेल्टा एम का मतलब हो जाएगा इसका मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम कैसे आता है कि तुम्हें यूरेनियम का जो मास है, देखो इधर वाली चीज़ बड़ी होगी तो इधर के मास में से इन सब के मास को घटा देना है, क्योंकि जब ये अलग थे तब इनके मास ज़्यादा थे, टूटने के बाद मास जो होगा वो कम हो जाएगा। तो जो मास ऑफ यूरेनियम है और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो एक न्यूट्रॉन इधर है, 2 इधर है, तो इक्वेशन कैंसिल करके उधर कितना बचेगा, 1 न्यूट्रॉन बचेगा, तो उधर 1 न्यूट्रॉन कर लेंगे। ठीक, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कैंसिल करके वैसे भी याद होने वाला है, तो यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करना है, मास माइनस करना है Xc का, फिर मास माइनस करना है Sr का, फिर मास माइनस करना है न्यूट्रॉन का, खाली 1 न्यूट्रॉन का, 2 लिखे लेकिन एक वहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन सबको माइनस करके जो आंसर आएगा वो डेल्टा एम होगा, फिर डेल्टा एम का c² से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी क्यू वैल्यू हो जाएगी। तो लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक, तो मास जो यू का है वो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो अपने में कि 235.0439, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये Xc का, वो दे रखा था 139.9054, माइनस Sr का है 93.9063, और माइनस करना पड़ेगा न्यूट्रॉन का 1.00867। सही है, ये डेल्टा एम आ रहा है। फिर डेल्टा एम इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आंसर, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 0.22353। सॉल्व कर लेना, देखो ये प्लस का है, पहले ये माइनस 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 वाले सबको जोड़ लेना, फिर जोड़ के फिर इसमें से घटा देना, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, एमयू में। अगर इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक, क्यू वैल्यू कह देते हैं, जो क्यू वैल्यू निकाले इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा mc²। अगर एमयू में तो सीधा क्या करना है, डेल्टा एम का मल्टीप्लाई कर दो 932 के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 932 इस्तेमाल करो, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो Q देखो डेल्टा एम की वैल्यू है 0.22353, मल्टीप्लाई कर दो 932, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो जो कुछ आंसर है, आंसर आने वाला है लगभग कि 208.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस।
अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस थ्योरी समझना क्या चल रही है। तो क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन और कोई दूसरा है ही नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉपर के सिक्के का द्रव्यमान जो है वो 3 ग्राम का है, मतलब 3 ग्राम का एक कॉपर का तुमने सिक्का लिया है, सिक्का कॉइन है, और कॉइन अगर 3 ग्राम है, इसका मतलब कि उसमें एक कॉपर तो होगा नहीं, कॉपर होंगे उसमें बतेरे, 1 2 लाख 3 लाख करोड़ों में, मतलब बहुत बतेरे कॉपर हैं, ठीक है। और उस ऊर्जा की गणना करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने के लिए ज़रूरी है। देखो अगर एक अकेला कॉपर होता तो एक कॉपर के अंदर उसका एटॉमिक नंबर है 29 और यह है 63, तो 29 का मतलब इसमें प्रोटॉन 29 है, और न्यूट्रॉन जो होंगे दोनों को माइनस करके बचेगा 34। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि जितने भी प्रोटॉन है 29 के 29 उन सबको अलग अलग करना है, सिंगल 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 करके अलग करना है, सारे न्यूट्रॉन को अलग 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 करना है। जब इनको अलग अलग करोगे तो तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, उनको ब्रेक करने के लिए। तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। समझ में आ रही है पूरी थ्योरी। कॉपर का जो द्रव्यमान है एक खाली कॉपर का वो इतना एमयू है, प्रोटॉन का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का भी मास दे रखा है, यानी कि इस बार इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसीडर करना है, वरना क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन लिखा है तो यूज़ करना पड़ेगा। और एक एमयू किसके बराबर होता है ये भी लिखा हुआ है, तो प्रोसेस चलेगा, ठीक है, पूरी एक बिल्कुल फोकस रखना। तो फोकस जो ऐसा है कि कॉपर क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर कॉपर का खाली एक एटम होता, का एक एटम होता अगर, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं 29, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी होते हैं 29, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। देखो कॉपर पे लिखा गया है, कॉपर पे नीचे लिखा पड़ा है 29 और ऊपर लिखा हुआ है 63, तो न्यूट्रॉन जो होंगे उसको दोनों को माइनस करके कितना आने वाला है 63 माइनस 29, आंसर आ जाएगा 34। ये सारे के सारे बंदे हैं, देखो न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन इनको मिला के, ठीक है। अब अगर इन सबका अगर मास टोटल काउंट करोगे अलग अलग, जैसे मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबको अलग अलग करके काउंट करना है, ठीक है। तो जो टोटल मास होगा, टोटल मास फॉर वन एटम, एक एटम का जो मास होगा किनका किनका, न्यूक्लियॉन का भी और साथ में इलेक्ट्रॉन का भी। तो न्यूक्लियॉन का मतलब देखो 20, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन का भी होगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी जोड़ना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि खाली एक प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन है कितने 29, तो इसका मल्टीप्लाई 29 के साथ में, न्यूट्रॉन कितने 34 और इलेक्ट्रॉन कितने 29, सही है। अब क्वेश्चन में इन सबके मास दे रखे थे। प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.0078 प्लस 34 मल्टीप्लाई में न्यूट्रॉन का मास है 1.0086 प्लस का 29, इलेक्ट्रॉन का मास था 0.0005। इन सबको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 63.5331 मेगा एमयू, ठीक है। एमयू दे रखा था, ये एक एटम में न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मास आए, ऐसे करके अलग अलग। जब इन सबको आगे जोड़ोगे और एक एटम बनाओगे तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा, वो पूरा का पूरा क्या है, वो एक कॉपर है। अब कॉपर का मास जो था और इनका जो मास था, इन दोनों के मास में कुछ कमी होगी, क्योंकि जब ये अलग अलग थे तब इनका मास ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये 4 किलो और ये 3 किलो, दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 किलो, वो है मास का डिफेक्ट, जो मास में कमी आ गई दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि इनका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा, तो जो मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट फॉर वन एटम, खाली एक एटम के लिए जो मास डिफेक्ट निकालेंगे डेल्टा एम, तो उसमें करना क्या पड़ेगा तुम्हें, जो न्यूक्लियॉन के मास थे 63.5331, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इस कॉपर के एटम के जो मास था, वो कितना है 62.9296। इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 0.6035 AMU। ये डेल्टा एम किसका है, ये डेल्टा एम है खाली एक एटम के सारे न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी तुमने दी है इसे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये था खाली एक कॉपर के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि 3 ग्राम कॉपर है। अब 3 ग्राम कॉपर के अंदर कितने सारे कॉपर होंगे भाई साहब, अब ये कैसे पता करेंगे, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है मोल वाला। तो मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब ऊपर लिखते हैं भार, नीचे लिखते हैं अणुभार, अणुभार, सही। अगर आंसर 1 मोल हुआ, 1 मोल का मतलब क्या होता है 6 × 10⁻23 लोग, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक। मोल का एक और फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं एन, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम, डिवाइड बाय में लिखते हैं एन ए, एन ए का मतलब है 6 × 10⁻23 जो कहते हैं उसे ही कहते हैं, ठीक है। अब करना है क्या, देखो बाहर की जगह पर आ जाएगा 3 ग्राम, और कॉपर का जो अणुभार है मास नंबर वो है 63, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉपर पूछा है और एन ए का मतलब 6 × 10⁻23, ठीक। तो 3 × 1 = 3,
2 और 1 हो जाएगा, ये पूरी चीज़ ऊपर भेज दो। तो n बराबर आने वाला है 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 21। इनको सॉल्व करके n आने वाला है क्वेश्चन में 2.87 इंटू 10 की पावर 22। इतने देखो आने वाले नंबर ऑफ कॉपर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो एक कॉपर का जो मास डिफेक्ट था वो इतना था, तो टोटल जो मास डिफेक्ट होगा, टोटल मास डिफेक्ट मतलब कि 3 ग्राम के अंदर जितना भी मास डिफेक्ट आ रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इतने कॉपर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6035 के साथ में। तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.732045 इंटू 10 की पावर 22 AMU। ये आंसर आ रहा है टोटल जितना भी मास डिफेक्ट है 3 ग्राम कॉपर के अंदर। 3 ग्राम का मतलब कि जितने भी कॉपर के एटम थे सबका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर मास डिफेक्ट आ गया है और एनर्जी निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा MC²। ठीक, और डेल्टा एम जो दे रखा है वो तुम्हें दिया है एमयू में, तो बस सीधी बात है कि 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब जो इसका आंसर आने वाला है वो लगभग आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहाँ छोड़ देना। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक रेडियो एक्टिव रेडियम है। ठीक है, रेडियम का जो अर्ध आयु है हाफ लाइफ वो 1600 साल है। ठीक है, और कितने समय के बाद जो रेडियम का विखंडन होगा, टूटेगा, और 25% भाग जो है वो अविघटित यानी कि बचा हुआ है। ठीक, 25% बचा हुआ है ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो अब करना है क्या, देखो टी हाफ क्वेश्चन में दे रखा है कि 1600 साल है और कितना टाइम लगेगा जब एन के जो पार्टिकल है वो उसके 25% बचे। एन का मतलब है कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बचा हुआ है। ठीक है, तो एन बराबर में देखो n0 है, n0 मतलब कि शुरू में जितना था उसका 25%, 25% मतलब कि 1/4 होता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर आ जाएगा, आप देखो 25 और नीचे लिखेंगे 100% हटा के कैंसिल करके 1/4 बच रहा है, यानी कि n0/4 बचेगा उसके 25% का। ठीक है, अब क्वेश्चन में टाइम पूछा है तो देखो फॉर्मूला क्या था कि n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर t/t हाफ। सही है, n की जगह पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर हो जाएगा ये पूरा n0/4, इतना पार्टिकल बचा होगा, मल्टीप्लाई में n0 की बात कर रहा है और बराबर में लिखा है 1/2 की पावर टाइम पूछा है और टी हाफ कितना है 1600। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बनना है। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/2 की होल पावर 2, और ये पूरा लिखा हुआ है 1/2 की होल पावर t/1600। अगर ये बेस और बेस सेम है यानी कि पावर भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि जो 2 है वो बराबर होगा t/1600 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, टाइम बराबर हो जाएगा 3200 ईयर्स। ठीक, इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम बाद वो जो है 25% बचेगा, यानी कि 75% जो है वो टूट चुका है, विघटित हो गया, यानी कि डीके हो गया। नंबर 8 दे रखा है कि अभिक्रिया की क्वेश्चन दे रखी है कि रेडियम से पीबी लेड बना और कार्बन निकल गया, से मुक्त जो ऊर्जा निकलेगी इस टाइम पे उस ऊर्जा के बारे में बताना है। ऊर्जा ज्ञात करो, और आर का मास दे रखा है, पीबी का मास दे रखा है, और कॉपर सबका जो है तुमसे मास दे रखा है, वो सारे मास एमयू में दे रखे हैं। तो देखो इक्वेशन ये रही, क्यू वैल्यू पूछिए तो क्यू वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा एम कि मास में डिफेक्ट कितना हुआ है। तो मास डिफेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि जो रेडियम का मास होगा उसमें से माइनस कर दो इन दोनों के मास, तो जो मास ऑफ रेडियम है उसमें से माइनस कर दो मास ऑफ लेड और माइनस ऑफ मास ऑफ कार्बन। ठीक है, इनको माइनस करके बाद आ जाएगा इसमें डेल्टा एम। समझ में, मतलब इधर वाले मास में से उधर वाले दोनों मासों को माइनस करना है। ठीक, एक एक करके माइनस कर दो। तो रेडियम को जो मास दे रखा था वो था 223 पॉइंट में 018, माइनस लेड का है 208.981, माइनस कार्बन का 14.003, और जो कुछ आंसर आने वाला है वो एमयू में आएगा। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.034 AMU। तो इतना आ गया डेल्टा एम। ठीक है, अगर क्यू वैल्यू पूछिए कि इसमें कितने मास का डिफेक्ट से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा MC²। ठीक है, डेल्टा एम की जगह पर यही 0.034 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके आंसर आने वाला है इसका 31.671 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी इतनी इसमें से हीट के रूप में निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो तुमसे क्या है कि रेडियो एक्टिव क्षय का क्या नियम है। तो रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पूछा है कि उसका क्या नियम होता है, तो थियोरटिकल क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते हैं। आगे क्या लिखा है कि सिद्ध करो, प्रूव करना है कि n बराबर n0 e की पावर माइनस का लैम्डा टी, जहां पर n0 व n क्रमशः t इक्वल टू 0 और t समय पश्चात परमाणु की संख्या है। यानी कि जब टाइम शुरू हुआ था, टाइम बराबर 0 था, तब टोटल पार्टिकल n0 थे, और जब टाइम t बीत चुका है उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है। ठीक है, और जो इनका डीके कॉन्स्टेंट है वो लैम्डा है। तो इनका जो रिलेशन था ये चीज़, इसे प्रूफ करके दिखाना है तुम्हें।
तो देखो ऐसा होने वाला है कि अपना टाइम जब t बराबर 0 था उस टाइम पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है न्यूक्लियर वो n=n0 है, और जब टाइम t बीत चुका है उस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल को n कहते हैं कि इतने बचे हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है कि तुमसे वाला रिलेशन बताना n बराबर n0 वाला। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है कि जो लैम्डा था एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होती है, वो लैम्डा इंटू एन के बराबर होती है। ठीक है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या था, माइनस का dn/dt, और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एन के। इस एन को इधर भेज दो, dt को उधर भेज दो, तो यानी कि dn बराबर में हो जाएगा माइनस का लैम्डा और dt, और n आ जाएगा नीचे। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे तुम, इंटीग्रेशन कर दोगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो उधर भी, तो लेते ना बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इधर जब इंटीग्रेशन बनेगा तो ऐसे dn/n बराबर में माइनस बाहर निकाल दो, लैम्डा वो भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dt। ठीक है, देखो n0 शुरू में क्या था, ये n0 था, और बाद में कितना हो गया, n हो गया। टाइम पहले शुरू में 0 था, बाद में टाइम क्या हो गया, t हो गया। dn/n का जब रेशियो करते हैं, देखो 1/n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ln आता है, तो ये चीज़ आ जाएगा ln n। इस पूरे पे जो लिमिट है वो कहाँ पर है, n0 से n बराबर में माइनस लैम्डा, और जब इसका करेंगे तो टाइम t होगा, t पे पहले अपर लिमिट रखो फिर 0 माइनस करो, तो बेसिकली यहाँ पर t आने वाला है। ठीक है, एक बार इसकी यहाँ पे n0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln n माइनस का ln n0, माइनस लगा पड़ा है तो इसका मतलब दोनों में डिवाइड भी कर सकते हो, तो ln n/n0 हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखा था, माइनस का लैम्डा t। दोनों तरफ जब एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग में क्या होता है कि जब लॉग इधर भी दोनों तरफ से, तो लॉग को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो n/n0 हो जाएगा, और सामने क्या होता है, जो सामने चीज़ है वो पावर में चली जाएगी, उसकी जगह पे ई लिख देते हैं, ई माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, तो जब n0 को उधर भेजोगे तो n बराबर n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा इसका प्रूफ। इसे कहते हैं डीके क्वेश्चन। ठीक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस था उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। ठीक, प्रोटॉन तो बहुत सारे होंगे, उनमें से कह रहा है किसी 2 प्रोटॉन के बीच की जो है वो दूरी जो है वो 6 × 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी इतनी है, और इस पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों पार्टिकल देखो आपस में पड़े हुए हैं, जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में होते हैं तो इनकी एक होती है इंटरेक्शन एनर्जी, जिनको कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यू कहते हैं। ठीक है, तो यू पता करना है, दोनों के बीच की दूरी पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर, खाली आर का स्क्वायर नहीं करते, आर स्क्वायर आता है फोर्स के फॉर्मूले में। ठीक है, तो यू बराबर देखो के की जगह क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। चार्ज पार्टिकल देखो Q1 Q2 सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और वहाँ भी क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाई में पूरे के नीचे क्या है, पूरे के नीचे हो जाएगा इसकी दूरी आर, आर कितनी दे रखी है 6 × 10⁻⁻15। इन्हें सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 3.84 × 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, -14 हो जाएगा, सॉरी, और जूल। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो कैलकुलेशन हल्की सी है, वो सब कर लेना, कैंसिल होगा 3 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर मल्टीप्लाई बचेगा, तो यहाँ पर कुछ भी आंसर आएगा, कर लेना सॉल्व। ठीक है, साथ है देखो लास्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने का किसी समय पर विघटित होकर 25% रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% अब बचा है, तो सबसे पहले कंडीशन बना। ठीक है, पूरा प्रोसेस दे रखा है क्वेश्चन में कि पहले कोई पार्टिकल देखो शुरू में जो होगा जब टाइम t = 0 था उस टाइम वो n0 था, बाद में टाइम कुछ बीत चुका है, t = t कुछ टाइम बीत चुका है, उस टाइम पे क्या है कि जो n है वो n0 का 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि देखो परसेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई में 100 आ जाएगा, और 25 का टेबल अपने को दिमाग में होना चाहिए, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यानी कि n कितना बच रहा है, n0/4। किसी टाइम की बात है, किसी टाइम बाद ये जो है n0/4 रह जाएगा। उसके बाद क्या है कि 10 सेकंड के उपरांत पदार्थ वह घटकर, मतलब जो घटा हुआ पदार्थ है वो दोबारा 10 सेकंड बाद क्या होगा कि 12.5% रह जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद की बात कर रहा है, जब टाइम t = 10 सेकंड हो गया उसके बाद। ठीक है, तो जो पार्टिकल होगा n वो क्या हो जाएगा, वो n0/4 का 12.5% बचेगा। ठीक, परसेंट को हटा के नीचे डिवाइड आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दो, नीचे बन जाएगा एक 0, ये कैंसिल कर देते हैं, 25 के टेबल में कटेगा 5 पे, और ये 25 पे कटेगा 40 पे, 5 × 5, 5 चक्कू 5 × 40, तो यानी कि ये बचने वाला है n0/4 8, 4 × 8। ठीक है, तो इतना बचेगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो n0/4 पहले से था,
5 एकम 8, 8 चौको 32, ठीक, यहाँ पर ऐसा बचने वाला है। अब क्या होगा, जो टाइम पार्टिकल कितना टाइम, तो इसका टी हाफ यहाँ से निकाल लेते हैं कि n बाई एन नॉट बराबर में होता है 1/2 की होल पावर t बाई टी हाफ। सही है, ये फॉर्मूला था। देखो n कितना बचा है, n बचा है एन नॉट बाई 8 चक्कू 32 बराबर में लिखा है 1/, और नीचे एक और एन नॉट है, ठीक है, ये वाला, ये n की जगह पर लिखा है मैंने, ये एन नॉट बाई 32, क्योंकि इतना बचा हुआ है। और नेट मतलब शुरू में कितना था, 1/2 की पावर t बाई टी हाफ, टी की जगह पे 10 सेकंड है और टी हाफ क्वेश्चन निकालना है इस बार। तो एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/32 है, 1/32 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 5 बराबर में लिखा था 1/2 की पावर 10 बटे में टी हाफ। अगर बेस सेम है इसका मतलब पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी जो पावर 5 है वो बराबर हो जाएगा 10 बाई टी हाफ के। तो टी हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो टी हाफ बराबर में हो जाएगा 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 सेकंड, तो टी हाफ आ गया 2 सेकंड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो, पहले तो पार्ट में टी हाफ निकाला था, निकाल लिया। उसके बाद अगली कंडीशन है कि वह समय जब वह घटकर विघटित पदार्थ का, यानी कि जो पदार्थ मतलब जो अभी एटम था वो जब टूटने के बाद भी क्या कह रहा है कि 6.25% रहेगा, वो टाइम पूछा है। देखो टूटने के बाद वो बचा कितना है अभी, इस टाइम अभी जो है वो एन नॉट बाई 32 है अभी के टाइम पे, ठीक है, और इसका टी हाफ आ चुका है। तुमसे पूछा है कितने टाइम बाद ये जो टूटा हुआ है, इस टूटे हुए का भी कितना बचने वाला है, 6.25 बचेगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एन होगा वो जो ये चीज़ था इसका भी 6.25% है, परसेंट की जगह पर डिवाइड में आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट को हटा दो, नीचे आ जाएंगे 2 0, कैंसिल कर दो। देखो एन नॉट बाई 32 मल्टीप्लाई में 25 की डबल में कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा 25, ये जाएगा 4 पे 100 और डबल 0, 25 से कम 25, और ये जाएगा 16 पे, तो 1/16 आ रहा है। सही है, तो इसके बाद देखना क्या है कि ये जो है n है, अब फॉर्मूला दोबारा, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर t बाई टी हाफ। टी हाफ पता है, टाइम पूछा है, 1/2, n का मतलब क्या है, कितना पार्टिकल बचा हुआ है, बचा कितना है, ये इतना बचा है, तो इसकी जगह हो जाएगा एन नॉट डिवाइडेड बाई में 32 मल्टीप्लाई में 16 और मल्टीप्लाई में एन नॉट बराबर में लिखा है 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ। सही है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 की पावर में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो देखो 16 का मतलब होगा 2 की पावर 4, 32 का मतलब है 2 की पावर 5, 5 और 4 जोड़ के हो जाएगा 2 की पावर 9, और बराबर में लिखा था 1/2 की पावर, टाइम पूछा है और टी हाफ कितना है 2 सेकेंड। अगर बेस सेम इसका मतलब पावर बराबर हो जाएंगी, यानी कि जो 9 है वो बराबर हो जाएगा टी बाई 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 18 सेकेंड। बस आंसर।